वडनगर में जिंदगी के शुरुआती 17 साल गुजारने के बाद नरेंद्र मोदी अचानक गायब हो गए। 2 साल बाद जब लौटे तो जिंदगी का फलसफा बदल चुका था। कहा जाता है कि मोदी की बचपन में ही जशोदाबेन से शादी हो चुकी थी, लेकिन मोदी को शादी मंजूर नहीं थी। मोदी ने लौटने के साथ ही वडनगर से वडनगर तक का सफर खत्म कर दिया और फिर निकल पड़े एक अनजाने सफर पर, जो उन्हें ले आया अहमदाबाद के बस स्टैंड पर। 17 साल की उम्र में वडनगर छोड़ने के बाद अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी का ठिकाना बना अहमदाबाद का यही एसटी बस स्टैंड। बताया जाता है कि इस एसटी बस स्टैंड पर नरेंद्र मोदी के चाचा एक कैंटीन चलाया करते थे और इसी कैंटीन में नरेंद्र मोदी उनका हाथ बटाने लगे। साल था 1969, जब किस्मत नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चाय की दुकान तक खींच ले आई। वडनगर से निकले मोदी अहमदाबाद में अपने चाचा बाबू भाई के पास पहुंचे। तब बाबू भाई स्टेट ट्रांसपोर्ट दफ्तर के बाहर एक कैंटीन चलाया करते थे। पहली ही मुलाकात में चाचा भतीजे की जोड़ी जम गई। वडनगर से निकले मोदी अहमदाबाद में अपने चाचा बाबू भाई के पास पहुंचे। तब बाबू भाई स्टेट ट्रांसपोर्ट दफ्तर के बाहर एक कैंटीन चलाया करते थे। पहली ही मुलाकात में चाचा भतीजे की जोड़ी जम गई। मोदी ने कैंटीन में काम संभाल लिया और दुकान चल निकली। बचपन से ही प्रतियोगी स्वभाव के नरेंद्र मोदी ने बहुत जल्दी अपने चाचा से अलग होकर खुद की चाय की दुकान खोल ली और अपने चाचा से ही प्रतियोगिता करने लगे। हालांकि इतने सालों में इस एसटी बस स्टैंड की तस्वीर काफी बदल गई है। अब ना तो वो चाचा के कैंटीन नजर आती है और ना ही नरेंद्र मोदी की चाय की दुकान। बताते हैं कि मोदी की चाचा की कैंटीन में आरएसएस के कार्यकर्ता अंबालाल खोस्ती भी आया करते थे। बाल स्वयंसेवक रहे मोदी का एक स्वयंसेवक से हुआ सामना उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया। मोदी की बायोग्राफी के मुताबिक भतीजे ने सबसे पहले चाचा को ही चुनौती दी और उनकी कैंटीन के पास अपनी एक अलग चाय की दुकान खोल ली। 6 साल की उम्र में हाथ में आई केतली 20-21 साल की उम्र में एक बार फिर हाथ में आ गई। ये बात अलग है कि अब मोदी को सिर्फ बचपन में बेची चाय ही याद आती है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। चाय के साथ ही अंबालाल खोस्ती के साथ मोदी का अहमदाबाद के संघ दफ्तर में आना जाना शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैंने अपने चाचा की दुकान इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे संघ अपने लिए सही जगह लगता था। सही इसलिए भी लगा क्योंकि मोदी एक बार फिर वकील साहब यानी लक्ष्मण राव इनामदार के करीब थे, जिन्होंने मोदी को बाल स्वयंसेवक बनाया और जिनके लिए मोदी के मन में अटूट आस्था थी। अहमदाबाद के संघ दफ्तर हेडगेवार भवन की अपनी जिंदगी के बारे में मोदी ने बायोग्राफी में कहा है, मेरा काम था सुबह 5 बजे जागना, जाकर दूध ले आना, सभी लोगों को जगाना, प्रातः जागरण के बाद मैं सभी को चाय बनाकर पिलाता था। इसके बाद बर्तन धोकर मैं शाखा में जाता था और लौटकर नाश्ता बनाता था। सुबह 8:30 से 9 बजे तक नाश्ता तैयार कर लेता और इसके बाद पूरी इमारत की सफाई करता था। संघ दफ्तर में करीब 8-9 कमरे थे। मैं झाड़ू पोछा करने के बाद अपने और वकील साहब के कपड़े साफ करता था। सुबह में उस टाइम साइकिल उपलब्ध थी, स्कूटर या तो गाड़ी नहीं था, तो साइकिल पर वो दूध लेने जाते थे। दूध लेके आने के बाद वो चाय बनाते थे, सबको चाय पिलाते थे और वो कप का भी जो थे वो भी वो खुद उसको साफ सूफ करते थे और पुराने वो कार्यालय में झाड़ू पोता भी नरेंद्र भाई लगाते थे। बायोग्राफी के मुताबिक मोदी को वकील साहब का मानस पुत्र कहा जाता था और वकील साहब के मना करने पर भी मोदी उनके कपड़े साफ किया करते थे।
संघ से नरेंद्र मोदी का नाता वैसे तो तकरीबन 1.5 दशक का रहा, लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत अहमदाबाद के मणिनगर इलाके के इसी हेडगेवार भवन से हुई। ये हेडगेवार भवन दरअसल अहमदाबाद में आरएसएस का मुख्यालय है। ये दफ्तर 1950 से यहाँ पर है, लेकिन उस समय इस दफ्तर में महज 6 कमरे हुआ करते थे और रहने वाले लोगों की संख्या 10 थी। करीब 1 साल तक मोदी संघ कार्यकर्ताओं के घर रोटेशन पर खाना खाने जाते रहे। इस मेहनत का फल मिला 1972 में, जब मोदी को औपचारिक तौर पर संघ का प्रचारक बना दिया गया। तब अहमदाबाद में संघ की जड़ें इतनी गहरी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसी दौरान मोदी एकनाथ रानाडे और दत्तोपंत ठेंगड़ी से भी संपर्क में आए। वकील साहब के कहने पर मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म भर दिया और ग्रेजुएशन किया। मोदी पढ़ने के साथ साथ आगे बढ़ते गए। उन्हें संघ और प्रांतिक पंथ के पत्राचारों के देखरेख का जिम्मा थमाया गया और इसके बाद वरिष्ठ संघियों के मूवमेंट के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। Indian planes rocket attacked Dhaka's military installation. ये वो दौर था जब 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाकर हिंदुस्तान खुद भी धूल फांकने को मजबूर हो गया था। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल था 1973 और जब साल के आखिर में गुजरात यूनिवर्सिटी से नवनिर्माण आंदोलन की चिंगारी भड़की, तो मोदी को एबीवीपी से जुड़े युवाओं को जोड़ने का मौका मिल गया। आपने नरेंद्र मोदी को पढ़ाया भी है, छात्र के तौर पर वो क्लास भी आते होंगे। कैसी थी उनकी गतिविधियां एक छात्र के तौर पर? उस जमाने में जब वो क्लास में आते थे तो आरएसएस के प्रचारक थे गुजरात में, और बहुत बिजी रहते थे। आते थे, कभी कभी क्लास में आते थे, कभी कभी क्लास में नहीं भी आते थे। तो वो एक अच्छे स्टूडेंट थे, एग्रेसिव स्टूडेंट थे और पढ़ने में बहुत काफी काबिल थे। और ऐसे हम कह सकते हैं कि वर्कोहॉलिक है, इतना काम करते हैं उस जमाने में। तो उसका मतलब आज भी हम कह सकते हैं कि कम से कम 8-10 4-5 घंटे की शायद नींद लेते होंगे, बाकी को उसको काम करते हैं। आंदोलन इतना उग्र हुआ कि बड़ौदा और अहमदाबाद में सेना तक बुलानी पड़ गई। जयप्रकाश नारायण के गुजरात आने से माहौल इतना गर्म हुआ कि चिमन भाई पटेल को 1974 में इस्तीफा देना पड़ गया। नए चुनाव के बाद बाबू भाई जस भाई पटेल 1975 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद इमरजेंसी का दौर आया। सोशलिस्ट और जनसंघ के आला नेता, संघ के कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए और सियासी गलियारों के लिए अपरिचित रहे मोदी को खुद ब खुद संघ की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। इमरजेंसी के दौर में देश के आला नेता भागे भागे फिर रहे थे और तब मोदी ही नहीं, गुजरात का संघ दफ्तर भी केंद्र में आ गया। और इसी दौरान मोदी की मुलाकात जॉर्ज फर्नांडीज से कराई गई। बताते हैं कि तब मोदी एक तरफ तो नेताओं के छिपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे, तो दूसरी ओर संघ के सत्याग्रह आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे थे। 1975 में 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का फैसला किया गया। इसका कोडवर्ड दिया गया 14 को ब्याह तय है। इस कोडवर्ड के पैम्फलेट भेजने में मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई। बताते हैं कि इस दौर में मोदी दाढ़ी बढ़ाकर सिख बन गए थे, सिर पर पगड़ी बांधने लगे थे। बहुरूपिया बनकर शंकर सिंह वाघेला और विष्णु पंड्या जैसे नेताओं से मिलने भावनगर जेल भी जाया करते थे। आखिर इमरजेंसी में मोदी ने संघ में अपने लिए पुख्ता जगह बना ली और ट्रेनिंग के लिए नागपुर निकल पड़े। अपने पूरे जीवन में नरेंद्र मोदी जिन जिन जगहों पर गए, उसमें महाराष्ट्र के नागपुर का भी एक खास स्थान है। दरअसल ये वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी को संघ के कार्यकर्ता से उठाकर संघ का प्रचारक बना दिया गया था। ये वो दौर था जब संघ ने यह महसूस किया कि नरेंद्र मोदी को एक नई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और संघ ने उन्हें नागपुर के इसी हेडगेवार भवन में बुलाकर अच्छी खासी तालीम दी, जिसके बाद प्रचारक बनाकर उन्हें वापस गुजरात भेज दिया गया, जहां पर उन्हें पूरे गुजरात की जिम्मेदारी संभालनी थी। नागपुर में मोदी को संघ ने बड़ी जिम्मेदारी संभालने की ट्रेनिंग दी और इसके बाद नागपुर से
मोदी का रिश्ता आज तक कायम है। संघ में 2500 प्रचारक है, उनमें से नरेंद्र मोदी एक है, किंतु वो खुद का व्यक्तिमत्व विकास की वजह से इस पॉइंट तक गए और इनका स्पेशलिटी ऑफ प्रचारक है। इसका मतलब उनके व्यक्तित्व का विकास उन्होंने समाज तक किया हुआ है। 1969 में मोदी को विभाग प्रचारक बनाया गया। वडोदरा, पंचमहल, दाहोद, आणंद और खेड़ा का चार्ज दे दिया गया। मोदी अब तक संघ में जम चुके थे। 2 साल के अंदर मोदी को संभाग प्रचारक बना दिया गया और जब वलसाड के उमरगांव तक का प्रभार सौंपा गया तो मोदी एक नए जोश के साथ उभरे। भाइयों बहनों, गरीब हिंदू को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, गरीब मुसलमान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। संघ से ट्रेनिंग लेकर लौटे नरेंद्र मोदी का कद बड़ी तेजी से बढ़ा। उन्हें 1987 में संघ से बीजेपी में भेजा गया और बीजेपी में आते ही मोदी ने यात्राओं की बाढ़ ला दी। बीजेपी की सदस्यता लेते ही मोदी ने न्याय यात्रा निकालकर 15,000 गांवों में पहुंच बना ली। तो 89 में लोक शक्ति रथ यात्रा का सारथी बनकर मोदी ने केशु भाई को अपना बना लिया। इमरजेंसी दरअसल वो दौर था जब देश में बहुत कुछ अप्रत्याशित हो रहा था और इसी दौर में लोगों में सत्ता विरोधी भावनाओं को भरने का जो काम नरेंद्र मोदी ने किया, इस काम ने उन्हें काफी आगे लाकर खड़ा कर दिया। इस हद तक कि संघ ने उन्हें बीजेपी की टिकट थमा दी। मौजूदा समय में गुजरात के बीजेपी का प्रदेश कार्यालय गांधीनगर में है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सदस्यता हासिल की थी उस समय बीजेपी का कार्यालय हुआ करता था ठीक मेरे पीछे जो ये कार्यालय देख रहे हैं। यहीं से नरेंद्र मोदी ने बतौर राजनीतिज्ञ अपने सफर की शुरुआत की थी। हालांकि इस घटना ने नरेंद्र मोदी को आज जहां भी पहुंचा दिया हो, उस समय इस घटना से बीजेपी की प्रदेश इकाई को कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा था। मोदी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली 25 सितंबर 1990 को, जब लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकाली और मोदी केंद्रीय कमान के करीब आ पहुंचे। आडवाणी की इस यात्रा के ऑर्गेनाइजर मोदी ही थे। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले, राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम नाम की लहर पैदा करने का एक बार फिर तोहफा मिला। उन्हें 1990 में बीजेपी प्रचार समिति का सदस्य बना दिया गया। ये दौर मोदी को कन्याकुमारी तक ले गया, जहां से श्रीनगर तक मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा निकाली जानी थी। मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में जत्था श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचने में कामयाब रहा और 13 मिनट तक सरकार की सांस अटकी रही। इस वक्त हम चेन्नई में हैं और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक बेहद खास चैप्टर इसी दक्षिण भारत में लिखा गया। साल था 1991 जब मुरली मनोहर जोशी ने यहाँ एकता यात्रा निकाली। उस वक्त मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे और इस यात्रा को कन्याकुमारी से 11 दिसंबर को निकाला गया और 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर में खत्म किया गया। इतिहास गवाह है कि ये यात्रा एकता के लिए निकाली गई और खत्म हुई तनाव के साथ। उस वक्त इस एकता रैली को नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइज कर रहे थे और मुरली मनोहर जोशी के साथ साए की तरह लगे रहे जब तक श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का झंडा फहरा नहीं दिया गया।